गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। पिछले साल अगस्त में सत्ता छोड़कर बांग्लादेश से भागने वाली शेख हसीना ने कहा है कि विद्रोह को हैंडल करने में सुरक्षा बलों से निश्चित तौर पर गलतियां हुई हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश से निकले अब करीब 15 महीनों का वक्त हो चुका है और उन्होंने द हिंदू को दिए गए एक इंटरव्यू में गलती को माना है। शेख हसीना ने कहा कि पिछले साल के छात्र जन विद्रोह के दौरान अव्यवस्थित स्थिति से निपटने के दौरान सुरक्षा बलों से निश्चित रूप से गलतियां हुई थी। द हिंदू को दिए एक लिखित इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव हुए भी तो उन्हें वैध नहीं माना जाएगा क्योंकि उनकी पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि शेख हसीना ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों से चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान नहीं किया है। उन्होंने एक बड़ी हिंसा को लेकर अपने समर्थकों को आगाह किया है। शेख हसीना ने इस इंटरव्यू में कहा कि जमीनी स्तर पर तैनात हमारे सुरक्षाकर्मी तेजी से बदलती और हिंसक परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। सुरक्षा बलों के कुछ सदस्यों ने हिंसा का जिस तरह से जवाब दिया उस पर जरूर गलतियां हुई, लेकिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले उचित प्रकृति के थे, सद्भावना से लिए गए थे और जान माल के नुकसान को कम करने की इरादे से लिए गए थे। आपको बता दें कि शेख हसीना पिछले साल अगस्त से भारत में ही रह रही हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस, जो शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रमुख हैं, उन्होंने सत्ता में आने के बाद एक भारत विरोधी फैसले लिए हैं। शेख हसीना की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी उन पर और उनकी अभद्र सरकार के कई शीर्ष सदस्यों पर फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है। विडंबना यह है कि 2009 में सत्ता में वापसी के बाद शेख हसीना ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलीभगत करने वाले लोगों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए आईसीटी की पुनर्स्थापना की थी। क्या शेख हसीना को मिलेगी फांसी की सज़ा? शेख हसीना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार के करीबी तत्वों द्वारा कथित हिंसा की जांच की मांग की है। शेख हसीना ने कहा, दोषी ठहराए जाने का फैसला पहले से तय होता है और जब ये आएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन आईसीटी एक दिखावटी न्यायाधिकरण है जिससे मेरे राजनीतिक दुश्मन कंट्रोल कर रहे हैं, जो आवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि मेरे विरोधियों ने इसलिए मेरे लिए फांसी की सज़ा की मांग की है और जो फैसला आएगा उससे मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेना में एक नए पद के गठन पर काम चल रहा है। पाकिस्तान के प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन में रक्षा बलों के कमांडर सीडीएफ नाम से नए पद पर विचार किया जा रहा है। इस पद का उद्देश्य तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और एकीकृत कमान सुनिश्चित करना है। पाकिस्तान के सीडीएफ का ढांचा अभी तक भारत के सीडीएफ से मिलता जुलता दिख रहा है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश आई चुनौतियों को देखते हुए इस पद का ख्याल पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अफसरों को आया है। माना जा रहा है कि तीनों पाकिस्तानी सेनाओं के सर्वे सर्वा के इस पद पर असीम मुनीर काबिज हो सकते हैं। पाकिस्तान की वेबसाइट जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम हाल के पाकिस्तान भारत युद्ध परिदृश्यों और आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति से सीख लेकर उठाया गया है। इसके लिए एक एकीकृत परिचालन प्रक्रिया की आवश्यकता है। हालांकि 27वें संविधान संशोधन का आधिकारिक मसौदा भी सामने नहीं आया है। इसके मुख्य बिंदु सामने आ गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है। पाकिस्तान की बड़ी फिक्र। अनुच्छेद 243 में कहा गया कि संघीय सरकार का सशस्त्र बलों पर नियंत्रण और कमान होगा और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि सशस्त्र बलों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए विचार विमर्श चल रहा है। उन्हें भारत के साथ तनाव का हवाला देते हुए कहा कि रक्षा आवश्यकताएं बदल गई हैं। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीएमएलएन ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया आपसी परामर्श के माध्यम से की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ आनाकानी के बाद संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन के लिए सशस्त्र समर्थन का संकेत दिया है। प्रस्तावित बदलावों में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को नया पद देना और सामरिक बल कमान के संबंध में एक नया कार्यालय बनाना शामिल है। पाकिस्तान में इस संशोधन के बाद असीम मुनीर सीडीएफ के पद पर बैठ सकते हैं। इस संशोधन का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी स्टेट फ्रेमवर्क को स्थापित करना है। असीम मुनीर के इस पद पर आने के बाद वह एक तरह से पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। वह न सिर्फ फौज से जुड़े फैसले लेंगे बल्कि सरकार को भी वही चलाएंगे। हालांकि अभी इस संविधान को मंजूरी मिलने और नए सीडीएफ के नाम का ऐलान होना बाकी है। ये बात करें इसराइल की। इजरायली सेना के कब्जे वाले राफा इलाके की सुरंगों में छिपे हमास के 200 लड़ाकों को बचाने के लिए मुस्लिम देशों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिस्र के मध्यस्थों ने हमास के लड़ाकों को प्रस्ताव दिया है कि वे अपने हथियार सौंप दें और वहां मौजूद सुरंगों की जानकारी दें जिससे उन्हें नष्ट किया जा सके। इसके बदले में इजराइल उन्हें सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता देगा। यरूशलेम पोस्ट ने इस बारे में बात करने वाले दो सूत्रों ने बताया कि इजराइल और हमास ने अभी तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। वहीं एक तीसरे सूत्र ने पुष्टि की है कि इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। इस बीच एक हिब्रू अखबार मारिब ने खुलासा किया कि इजरायली सेना
एक सुरंग में कंक्रीट और विस्फोटक सामग्री डालना शुरू कर चुकी है। अखबार ने कहा कि इजरायली सेना सुरंग के खुले स्थानों पर भारी मात्रा में कंक्रीट डाल रही है और अंदर मौजूद लोगों को मारने के प्रयास में विस्फोटक सामग्री डाल रही है। इस सुरंग में दर्जनों हमास लड़ाकों के मौजूद होने की बात कही जा रही है। 10 अक्टूबर को गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद से राफा क्षेत्र में इजरायली बलों पर कम से कम 2 हमले हुए हैं। इसराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। समूह ने इससे इनकार किया है। 2 सूत्रों ने कहा कि हमास के लड़ाके शायद इस बात से अनजाने की युद्ध विराम लागू है। समूह की सशस्त्र शाखा ने कहा कि वो मार्च से संपर्क में नहीं है। सूत्रों ने यह नहीं बताया कि राफा क्षेत्र में हमास के कितने इलाके हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या 200 के करीब अनुमानित है। एक्सियोसिस की रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप प्रशासन राफा की सुरंगों में फंसे लड़ाकों के संकट को हमास को निरस्त करने के मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है। पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने हमास के लड़ाकों को सुरक्षित निकलने के लिए 24 घंटे के लिए पीली रेखा इसराइल के कब्जे वाले इलाके पार करने की अनुमति दी थी। हमास ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में समूह ने कहा कि वह इसमें रुचि रखता है। उस समय इसराइल ने जोर देकर कहा कि समय सीमा बीत चुकी है। इस बीच हमास लड़ाकों के लिए स्थिति जटिल होती जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू के गठबंधन सहयोगी हमास के आतंकवादियों को सुरक्षित मार्ग देने के इरादे की आलोचना कर रहे हैं। वहीं तुर्की का अधिकारी का कहना है कि उनके खुफिया चीफ इब्राहिम कालिन भी अमेरिका के अनुरोध पर मध्यस्थता प्रयासों में शामिल हुए। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोसिस से कहा कि हमें इसे परीक्षा के मॉडल के रूप में ले रहे हैं, जिसे गाजा के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि इसराइल की समझदारी दिखानी होगी। गुरुवार को आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कैबिनेट को बताया कि राफा के नीचे सुरंगों में फंसे आतंकवादियों के लिए कोई समझौता नहीं है। जमीर ने बैठक के दौरान कहा, या तो आत्मसमर्पण करो या सफाया। अगर वे सरेंडर करते हैं तो हम उन्हें अंडरवेयर में ही पूछताछ के लिए ले जाएंगे। जमीर ने सरकार को यह भी सलाह दी कि जब तक सभी बंधुकों और शहीद सैनिकों को वापस नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण पर आगे न बढ़ा जाए। ये बात करें फिलीपींस की। फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने तूफान कालमेगी के कारण देश के मध्य प्रांतों में कम से कम 241 लोगों की मौत होने तथा कई के लापता होने के बाद बृहस्पतिवार को आपातकाल की घोषणा की। ये इस साल देश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा है। तूफान कालमेगी के कारण 73 लोगों की मौत अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुई, जबकि 127 लोग लापता हैं। इनमें से अधिकतर मध्य प्रांत सेबू के निवासी हैं। यह प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बुधवार को द्वीप समूह से गुजरने के बाद दक्षिणी चीन सागर की ओर बढ़ गया। तूफान के प्रभाव से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 5.6 लाख से अधिक ग्रामीण विस्थापित हो गए। इनमें से लगभग 4.5 लाख लोगों को आपातकालीन आश्रयों में शरण लेनी पड़ी। राष्ट्रपति मार्कोस ने आपातकालीन घोषणा आपदा प्रतिक्रिया अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की, जिसमें तूफान के बाद की स्थिति का आकलन किया गया। इस घोषणा से सरकार को आपात राहत कोष को तेजी से जारी करने, खाद्यान्न की जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.